मूवी की शुरुआत में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं, जहाँ पर जैसे वो घर आती है डेजी उसे कहने लगती है कि अपना सामान बांधो और इस घर से निकल जाओ। यहाँ पर शाओ को कुछ समझ नहीं आता। डेजी उसे बताने लगती है कि पूरे परिवार वालों को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है कि तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाती है और डेजी से कहने लगती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रेग्नेंट होने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और अभी तक मैं वर्जिन ही हूँ। लेकिन यहाँ पर डेजी बोलती कि बस करो, आखिर तुम कब तक इतने सारे झूठ बोलती रहोगी। हमने तुम्हारे प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स को देखा है जिसके अंदर तुम 3 मंथ से प्रेग्नेंट हो। फिर बाद में यहाँ पर इतने में उसके डैड आ जाते हैं जो कि शाओ पर चिल्लाने लगते। शाओ ने समझाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसके डैड उसकी बातों को सुनने के लिए तक रेडी नहीं होते। डेजी यहाँ पर बोलने लगती है कि अरे तुम तुम्हारे टमी को देख रही हो, तुम्हें 3 मंथ हो चुके हैं, हम सामने सामने से देख सकते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर वो समझ जाती है कि सारी चीज़ें डेजी ने की होगी। तो फिर शाओ यहाँ पर बोलने लगती कि डैड मुझे लगता है इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ डेजी का हाथ है। यहाँ पर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे थप्पड़ मारकर बोलते हैं कि गलती तुम करो और इंजाम सब डेजी पे लगाओ। तुम हर बार ऐसा करती आई हो, जहाँ पर तुम चीज़ें बुरी कर देती हो और पूरा का पूरा ब्लेम डेजी पर डाल देती हो। आखिर कब तक तुम ऐसा करती रहोगी। गुस्से में यहाँ कर उसके डैड तो उसे धक्का भी मार देते हैं। फिर यहाँ पर डेजी शाह से बोलने लगती है, ना तुम्हारी मॉम को किसी का लव मिल पाया और ना ही तुम्हें किसी का कभी लव मिल पाएगा, तुम दोनों की लाइफ तो एक जैसी ही है। एंड यहाँ पर डेजी उसकी और उसकी मॉम की जो फोटो होती है उसे फेंक देती है एंड उसे अपने हील से कुचलने भी लगती है, जहाँ पर शाह ठान लेती है कि वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर ही रहेगी। इसके बाद में हम यहाँ पर सीधा 5 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम हमारी न्यू शाह को देखते हैं जो कि अपने बेटे एरिक के साथ होती है। एरिक यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मम्मा क्या हम यहाँ पर अपने डैड को वापस ढूंढने के लिए आए हैं। तो फिर शाह यहाँ पर एरिक को समझाने लगती है कि देखो मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ कि तुम्हारे कोई डैड है ही नहीं। फिर बाद में यहाँ पर एरिक नाराज़ होता है। तो सर में यहाँ पर देखते हैं लीन को, जहाँ पर लीन अपने छोटे कज़न फ्रेंड के साथ में होता है। एंड यहाँ पर हम लीन के बेटे को भी देखते हैं जो कि डिट्टो शाह के बेटे की जैसा दिख रहा होता है। यहाँ पे उसके बेटे का नाम एबी होता है। एंड यहाँ पर एबी एरिक को देखकर सोचने लगता है कि ये तो मेरे जैसे ही दिख रहा है, हो सकता है मेरा ट्विन ब्रदर हो और वो मेरी मम्मा हो। तो फिर वो वहाँ पर सीधा चले जाता है। दूसरा यहाँ पर शाह को मिलने के लिए उसकी सिस्टर डेजी आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना जल्दी चाइना आ जाओगी। एंड यहाँ पर वो छोटे बच्चे यानी एरिक को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो फिर एरिक भी यहाँ पर चुप नहीं बैठता और डेजी को कह देता है कि तुम एक बैड वुमन हो। यहाँ पर तो शाह को भी गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो डेजी को थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर वैंग होता है जो कि डेजी को और शाह को कहता है कि डेजी देखो हम शाह की बात को मानने के लिए रेडी है, अगर शाह यहाँ पर मिस्टर मू से शादी करने के लिए रेडी है। शाह कहते हैं कि ये मू कौन है। तो फिर वैंग उसे बताने लगता है कि कोई नहीं, बस 50 साल का एक बुड्ढा है जिसके साथ में शादी तुम्हें करनी है और उसके बदले में हम तुम्हें पैसे भी दे देंगे क्योंकि हमारी एक डील पक्की होने वाली है। शाह यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर वैंग बॉडीगार्ड से कहता है कि अभी के अभी इसके बच्चे को पकड़ लो। शाह यहाँ पर एरिक को इशारा करती है तो एरिक वहाँ से भाग जाता है एंड शाह यहाँ पर एक फाइटर की तरह सभी लोगों से लड़ने लगती है। लेकिन यहाँ पर पीछे से एक और लड़का आ जाता है। सबको लगता है कि वो एरिक है लेकिन असल में वो एरिक नहीं एबी होता है, जहाँ पर वैंग एबी को उठाकर ले जाने लगता है। दूसरा यहाँ पर लीन होता है जो कि एरिक को देख लेता है तो उसे लगता है कि एरिक यहाँ वहाँ बस भटक रहा होगा। शाह यहाँ पर एबी के पीछे भागती है तो दूसरी और लीन यहाँ पर एरिक के पीछे भागता है। एरिक यहाँ पर अपने डैड की गोद में होता है और एरिक ने साथ साथ एबी को भी देख लिया था और वो समझ जाता है कि यही मेरे डैड होंगे। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि आपको मम्मा को बचाना होगा। यहाँ पर लीन एरिक को लेकर चला जाता है यह सोच कर कि उसके साथ में एबी है। एंड यहाँ पर दूर से और शाह कॉल लगा लेती है अपने हेल्पर को, जहाँ पर वो उसे गाड़ी अरेंज करने के लिए कहती है, साथ साथ सू फैमिली में जाकर उसकी मदद करने के लिए भी बोलती है। एंड यहाँ पर शाह एक गाड़ी के अंदर बैठ जाती है क्योंकि उसके हेल्पर के अकॉर्डिंग वो गाड़ी का नाम मर्सिडीज था और उसके सामने भी वही कार थी जो कि अनलॉक थी। यहाँ पर वो अंदर चली जाती लेकिन वो कार लीन की होती है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बाहर निकलने के लिए कहता है लेकिन यहाँ पर शाह बाहर निकलती नहीं है। शाह यहाँ पर एबी का फेस नहीं देख पाती थी क्योंकि लीन ने एबी को ऐसे पकड़ा हुआ था जहाँ पर एबी की शक्ल नहीं दिख रही थी। फिर यहाँ पर शाह कार को लेकर भाग जाती है। तब जाकर यहाँ पर एबी अपने डैड से कहता है कि आपको मम्मा को ढूंढना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर उनका पूरा फोकस उस कार से एबी पर चला जाता है, यानी कि जिसे वो एरिक समझ रहे होते हैं।
दोस्तों यहाँ पर शाह फटाक से सू फैमिली के घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो डीजी और वैंग को यानी कि अपने डैड को कहने लगती है कि मेरे बेटे को चुपचाप मुझे दे दो। साथ साथ यहाँ पर वो मिस्टर मू भी प्रेजेंट होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि लगता तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी वाइफ प्रिपेयर की है। एंड वैंग यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि ये काम करो, मिस्टर मू के साथ शादी कर लो और अपने बेटे को लेकर चले जाओ। मैंने कहा कब तुम्हें मना किया था। शाह यहाँ पर कहने लगती है कि मैं तुम तीनों की चाल को बड़े अच्छे से समझती हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। फिर यहाँ पर डेजी उसे बोलने लगती है कि देखो, अगर तुम सीधी उंगली से नहीं मानोगी तो हमें उंगली टेढ़ी भी करनी आती है, जहाँ पर वो मेड की ओर इशारा करती है। शाह यहाँ पर सोचने लगती है कि हमेशा एरिक इतना बोला करता था, लेकिन अचानक से आज वो इतना चुप क्यों है। एंड फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में एबी को तो ऑटिज्म है, जहाँ पर वो ठीक से बोल नहीं पाता है। इस वजह से यहाँ पर ये एबी है और वो बोल नहीं पा रहा था। यहाँ पर मेड जोर से एबी को पिंच मारती है, साथ साथ उसे स्टिक से भी मारती है। बाद में यहाँ पर आंटी यानी कि डीसी की मम्मा बोलने लगती है कि अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारा प्यारा बेटा इन सारी पेन से गुजरे तो चुपचाप यहाँ पर शादी करने के लिए हाँ बोल दो। इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर मू बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि चाय मुझे ईशा पेश करे। एंड यहाँ पर बाद में शाह चली जाती है उसे टी सर्व करने के लिए, जहाँ पर जैसे उसे टी देने लगती है मिस्टर मू उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करने लगते हैं। एंड शाह यहाँ पर उसका हाथ लेकर मरोड़ देती है। उसके डैड यहाँ पर चिल्लाते रह जाते हैं, तो उसकी मम्मा कहती है कि तुम चाहती नहीं हो क्या तुम्हारे बेटे को हम जिंदा छोड़े। फिर यहाँ पर बेचारी अपने बेटे का मुँह देखकर उसे छोड़ देती है, जहाँ पर वो लोग उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मुँह कह देता है कि माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, मुझे इसे किस करना होगा। एंड यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। दूसरा हम यहाँ पर एरिक को देखते हैं, जो कि अपने रियल डैड लिन को लेकर सू फैमिली के घर पर आ गया होता है। और तो एरिक यहाँ पर डैडी से कहने लगता है कि अंदर मम्मा है और आपको मम्मा को बचाना ही होगा। यहाँ पर शाह साफ साफ इस चीज़ को करने से मना कर देती है। तो फिर उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम्हारे लिए ये चीज़ नई थोड़ी ना है, तुम आए दिन किसी ना किसी लड़की के साथ तो दिखती हो, तो बस किसी की तो बात है। डेज़ी भी यहाँ पर एरिक की ओर इशारा करती है और कहने लगती है कि तुम चाहती हो ना कि तुम अपने बच्चे को यहाँ से लेकर जाओ। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर मू शाह का हाथ पकड़ने लगते हैं एंड वो उसके हाथ को बहुत इनअप्रोप्रिएटली सहलाने लगते हैं। शाह यहाँ पर सोचने लगती है और उसे एक आइडिया आ जाता है, जहाँ पर वो चीखती है और मुझसे माफ़ी मांगती है और कहते कि माफ़ कर देना, वो एक्चुअली में मुझे थायराइड है ना और वो इन्फेक्शन है। फिर यहाँ पर मुझको गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम मुझे बीमार वाली लड़की चिपका रहे हो, मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूंगा और ये डील मैं अभी के अभी कैंसिल कर रहा हूँ। जहाँ पर गुस्से में वो चला जाता है एंड उसके डैड और डेज़ी वो सभी लोग इस पर चिल्लाने लगते हैं। डैड उसके बोलते कि अब तो बहुत हो गया एंड मेड को यहाँ पर वो एरिक की टांगें तोड़ने के लिए कहते, लेकिन यहाँ पर शाह उसे रोकती है और बोलने लगती कि नहीं, मैं 2 दिनों में पैसा रिकवर कर वापस दे दूंगी। फिर यहाँ पर डेज़ी एरिक के फेस के ऊपर चादर डाल देती है और कहते कि ठीक है 2 दिन बाद आना और इसे लेकर चली जाना। इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है, जहाँ पर वो वैंग से कहने लगता है कि मैं आपके बेटे से मिलने के लाया हूँ, जो कि फ़िलहाल एयरपोर्ट पर गई थी। यहाँ पर वैंग सोचने लगता है कि लीन तो एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो फिर क्यों ना मैं इसे अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि डेज़ी है। एंड यहाँ पर वो डेज़ी से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। लीन यहाँ पर डेज़ी से पूछता है कि क्या तुम अभी अभी एयरपोर्ट गई थी। डेज़ी कहती है कि हाँ, क्या आप भी एयरपोर्ट से ही आ रहे हो। यहाँ पर वो रीज़न पूछने लगती है उसके मिलने का, जहाँ पर उन्हें बताने लगता कि एक्चुअली मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे बेटे का ध्यान रख सकती है और मेरे वाइफ बन सकती है। वैंग यहाँ पर बोलना था कि हाँ, मेरी बेटी डेज़ी बिल्कुल सही है, आप उसे लेकर जा सकते हो। दूसरा यहाँ पर शाह सोच रही होती है कि उसे कुछ भी कर टाइम को वेस्ट करना ही पड़ेगा, जहाँ पर वो लीन को रोकती है। और तो यहाँ पर वो कहने भी लगती है कि कुछ समय पहले एयरपोर्ट पर मैं भी थी। यहाँ पर बाद में बहुत से सिर उसे देखता है और कहता है कि ये तो वही लड़की थी जिसने आपकी कार को चोरी किया था। ये बात सुनते ही उसके डैड यहाँ पर शाह को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शाह कहते कि नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि वो हमारी कार थी, तुम्हें हमारी कार को वहाँ से लेकर भागी हुई थी। उसके डैड यहाँ पर उस पर बहुत चिल्लाने लगते हैं। असिस्टेंट यहाँ पर लीन से कहने लगता है कि मैंने तो सू फैमिली के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, स्पेशली इस लड़की के बारे में, इसका नाम तो बहुत ख़राब है। तो फिर शाह यहाँ पर कहने लगती कि नहीं, उन सभी को गलत फैमिली हुई है और मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाए गए हैं। तुम ये देख रहे हो, ये मेरी सौतेली मम्मा है और ये आंटी ने मेरी मम्मा की प्लेस ली थी, जिस वजह से इस मेरे डैड ने अपनी वाइफ को और मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और इन दोनों की वजह से मुझे इनजस्टिस सहना पड़ रहा था। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो पीछे देखो, पीछे मेरा बेटा है और इन लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप कर रखा है। फिर यहाँ पर वो सोचने लगता है आखिर इस बच्चे ने सेम कपड़े मेरी एबी के जैसे क्यों पहने। तो फिर यहाँ पर वो उसके कपड़े उतारने को कहता है, यानी कि वो चादर को, जो कि उसके फेस पे था। लेकिन यहाँ पर आंटी बोल रही थी कि नहीं, अगर
हमने ऐसा किया तो वो तुम्हें बाइट करने लगेगा। उसे एक सिंड्रोम है जो कि एक ट्यूमर है और वो हमेशा लोगों को बाइट करता रहता है। शॉन पर चिल्लाती है और कहती है कि मेरे बेटे के खिलाफ ये रूमर्स फैलाना बंद करो, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। डेजी भी कहती है कि सबको पता है तुम्हारा बेटा कैसे है। फिर यहाँ पर वो जो मेड होती है वो जोर से उसके पैरों पर मारती है, जहाँ पर उसकी आवाज़ तक नहीं निकलती है क्योंकि एबी को ऑटिज्म होता है। वो कैसे बेचारा कुछ बोल पाता, लेकिन मन ही मन वो कहता है कि डैड प्लीज़ मेरी जान बचा लो। यहाँ पर शाओ को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर उसके डैड पीछे से आकर उसे कहने लगते कि अगर तुम नहीं चाहती नेक्स्ट टाइम उसके पैर के बदले उसका सर हो तो नील रंग का सबसे माफ़ी मांगते हुए कह दो कि तुम्हारा बेटा बीमार है। यहाँ पर बाद में वो तो मेड उसे चिमटी तक निकालती है। शाह यहाँ पर लीन से कहने लगती है कि तुम भी एक बेटे के बाप हो ना, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मेरा बेटा किस पेन से गुजर रहा है। एटलीस्ट एज ए पेरेंट मेरी प्रॉब्लम और इमोशंस को समझने की कोशिश तो करो। यहाँ पर सभी के सभी लोग ब्लेम करने लगते हैं शाह पर, लेकिन शाह यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए रेडी नहीं होती। साथ ही साथ यहाँ पर लिन आगे बढ़कर उसका फेस देखने की कोशिश करता है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोक देता है। दोस्तों यहाँ पर डैड शाह को धक्का मार देते हैं और उसके पैर पर लात, जिस वजह से शाह नीचे गिर जाती है। एंड यहाँ पर वो तो गार्ड को तक बुलाते हैं और ज़बरदस्ती नील रंग कर माफ़ी मंगवाने लगते हैं। असिस्टेंट यहाँ पर लिन से कहने लगता है कि हमें अब वापस चलना चाहिए क्योंकि आपकी ट्रिप मिस हो सकती है। फिर यहाँ पर वो लोग जाने लगते हैं एंड कुछ ही समय में इतने में यहाँ पर एबी अपने हाथों की रस्सी को खोलकर अपने उस मास्क को उतार लेता है, जहाँ पे वो डैडी प्लीज़ हेल्प मी बोलने लगता है। यहाँ पर वो आवाज़ तो सुन पाता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर स्मोक बम आ जाते हैं, जहाँ पर लीन को कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर जैसे ही स्मोक बम को देखने लगती है, शाह समझ जाती है कि मेरे लोग अब आ चुके हैं, तो फिर यहाँ पर वो सभी लोगों से फाइट करने लगती है। दूसरा एबी यहाँ पर भाग जाता है लीन की तरफ में। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर एरिक को भी देखते हैं जो कार से बाहर निकल जाता है अपनी मम्मा को बचाने के लिए। एंड यहाँ पर शाह जब आगे आकर लीन से अपने बेटे को मांगती है तो लीन उसे कहता है कि मेरा बेटा है। इतने में यहाँ पर एरिक भी मम्मा करके बुलाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ को सुन ही नहीं पाता। और फिर यहाँ पर डेजी बाहर आकर उसके बेटे को उल्टा सीधा बोलने लगती है, जहाँ पर शाह को गुस्सा आता है और वो डेजी को सीधा थप्पड़ी मार देती है। यहाँ पर डेजी बोलने लगती है कि लिन देखो ना, इसने मुझे तुम्हारे सामने थप्पड़ मारा है, कम से कम कुछ तो कहो तुम उसे, मेरा फेस पूरा सूज गया है। लिन उसे बोलना था कि अगर फेस सूज गया है तो जाकर आइस लगा लो, इन सब के बीच में मुझे मत लाओ और तुम मेरे साथ चलो। और यहाँ पर वो शाह से कह देता है कि मैं डेजी को लेकर जा रहा हूँ, बाकी के साथ तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। जैसे ही वो डेजी के साथ जाने लगता है, यहाँ पर शाह वो आंटी को धक्का मार कर कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। एंड तो और लीन भी ये सारी चीज़ें देख रहा था। साथ साथ यहाँ पर उसके डैड गुस्सा होता है तो वो अपने डैड को भी मारने का इशारा करती है, जहाँ पर उसके डैड डर के मारे पीछे हट जाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें लीन देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह डेजी के करीब आती है, जहाँ पर डेजी शाह को चिल्लाने लगती है। जैसे शाह यहाँ पर मारने का नाटक करती है, डेजी डर जाती है और ये चीज़ देखकर भी वापस से लीन हंसने लगता है। दूसरा यहाँ पर एरिक कार में बैठा था और कह रहा था कि मम्मा मुझे चाहिए, तो फिर ऐसे बोल रहा था कि टेंशन मत लीजिए, मिसेस सू बहुत जल्दी घर पर आ जाएंगी। इसके बाद में यहाँ पर लिन कार में बैठता है, जहाँ पर डेजी भी अंदर बैठने वाली थी, लेकिन लिन उसे कहता है कि खुद ब खुद मेरे घर पर पहुँच जाना। एंड दूसरा यहाँ पर शाह की कार आती है, जो कि डिट्टो लिन की कार की तरह लग रही थी। ड्राइवर पूछने लगता है कि मुझे तो आप एयरपोर्ट पर कहीं पर भी नहीं मिली, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँची। और शाह को तब जाकर समझ आता है कि आखिर क्यों वो दोनों उसे कार का चोर बुला रहे थे। इसके बाद में यहाँ पर हम कार का सीन देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट लिन से कहने लगता है कि देखा वो लड़की ने हमारी कार कैसे चोरी करके लेकर चली गई, मुझे तो लग रहा था कि वो सब कुछ तुम्हारे अटेंशन के लिए कर रही थी। लिन यहाँ पर कहने लगता है लेकिन वो क्यूट तो ज़रूर थी। दोस्तों यहाँ पर शाह जब कार में बैठते तो वो एरिक से माफ़ी मांगने लगती है। एरिक कहता है कि उन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं तो यहाँ पर डैडी के साथ आया था और मैंने अपने ट्विन ब्रदर को भी देखा। शाह यहाँ पर सोचने लगती कि शायद से गलती से उसे सर पे लग गया होगा, जिस वजह से मेरा बेटा ये सब सोच रहा है। और यहाँ पर बाप ने वापस से वो उसे माफ़ी मांगने लगती है और कहते कि माफ़ करना, मैं तुम्हें बराबर से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इसके बाद मैं यहाँ पर शाह होटल में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो पीछे से लीन को देखती है और सोचने लगती है कि ये तो उसी के जैसा दिख रहा है जो मेरे घर पर आया था। एंड यहाँ पर लीन एबी को लेकर ऊपर चला जाता है। साथ साथ यहाँ पर एरिक एबी को देख लेता है और सोच लेता है कि मैं अपने भैया से वापस मिलकर ही रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर शाह एबी के साथ अपने होटल रूम में जाती है, तो उसके बाजू वाले रूम में ही होते हैं मिस्टर लीन और उसका बेटा। यहाँ पर एबी ने अपने आप को बंद करके रखा था, जहाँ पर लीन उसे कहता है कि तुम अपनी मिसेस सू से मिलना चाह रहे थे ना, बोना लेकर आ गया हो। यहाँ पर एबी सोचने लगता है कि शायद से डैडी ने मम्मा को लाया होगा, तो वो जाकर दरवाज़ा खोलता है, लेकिन देखता है डेजी को, तो यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर देता है।
तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगता है कि आप इन्हें मैडम को लाने के लिए कहा था। तो फिर लीना से पूछता है कि क्या तुम दूसरी वाली आंटी से मिलना चाहते हो। एंड ए भी यहाँ पर हाँ बोल देता है, जहाँ पर डेज़ी बहाना मारती है और कहते हैं कि वो 2 दिन पहले मेरी सिस्टर ने मुझे मारा था ना गाल पर, तो मुझे लगता है कि मेरा गाल सूज गया है, जिस वजह से वो मुझे पहचान नहीं पा रहा है। इसके बाद में असिस्टेंट डेज़ी को लेकर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर शाह होती है, जहाँ पर एरिक से कंप्लेन कर रहा था कि बाजू वाले मुझे रूम से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है और किसी बड़े इंसान के चिल्लाने की आवाज़। वहीं यहाँ पर शाह कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी देख कर आती हूँ। एंड यहाँ पर हम एबी को देखते हैं, जहाँ पर उसकी 2 ट्विटर होती है। एंड यहाँ पर जो ट्यूटर्स होते हैं वो उसे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। एंड यहाँ पर उसकी एक जो टीचर थी वो उस पर हाथ उठाने वाली थी कि इतनी टाइम में यहाँ पर शाह दरवाजे पर खटखटाने लगती है और कहते हैं कि मुझे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर बच्चे को किडनैप करके रखा है। लेकिन यहाँ पर वो मेड बहाने मारने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो टीचर होती है वो बहाने मारने लगती है। साथ साथ यहाँ पर दूसरी वाली टीचर जो है वो एबी का मुंह बंद रख देती है ताकि एबी कुछ बोल ना पाए। शाह को यहाँ पर कॉल आता है तो फिर वो टीचर वो दरवाजे को ही बंद कर देती है। एंड शाह को यहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेटर कहने लगता है कि हमें आपके बड़े बेटे के बारे में कुछ तो पता चला है, जहाँ पर शाह चली जाती है उसकी बातों को जानने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर एरिक बैठे बैठे सोचने लगता है कि टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे जाकर अपने डैडी और भैया से मिलना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एबी को भी पनिशमेंट मिली होती है एंड एबी भी यहाँ पर बाहर आ जाता है। एंड दोनों भाई एक दूसरे को देखकर गले मिलने लगते हैं और बाद में एरिक कहता है कि हमें उन दोनों को मिलवाना ही पड़ेगा। लेकिन एबी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, लगता है डैडा को मम्मा पसंद नहीं है। तो फिर बाद में वो लोग कोई रास्ता सोचने लगते हैं एंड एरिक को यहाँ पर आइडिया आता है। एरिक कहता है देखो हम दोनों उन दोनों को प्यार में करवा देंगे, फिर वो लोग कभी भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे। फिर इसके लिए हमें एक दूसरे के साथ स्विच करना होगा। एंड यहाँ पर एबी एरिक के कपड़े पहन लेता है तो एरिक एबी के कपड़े पहन लेता है एंड वो दोनों स्विच होकर अपने अपने घर में चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर से जा रही होती है शाओ, जहाँ पर वो 2 टीचर की बातें सुनने लगती है और कहती है कि वो बच्चे को तो ऑटिज्म है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, उसे पढ़ा के क्या ही मतलब है, ऐसे भी जाने तो हमें कितने सारे पैसे मिल रही है, हमारे तो मज़े की चीज़ है। इसके बाद में यहाँ पर वो देख लेती है लीन को और उसके असिस्टेंट को, जहाँ पर उसका असिस्टेंट शाओ को देख के बोलने लगता है कि आखिर तुम हमारा पीछा कब छोड़ोगी। शाओ से बोलती है कि ये होटल का तुम्हारे डैडी का है जो सिर्फ यहाँ पर तुम दोनों ही रह सकते हो। एंड यहाँ पर वो उसे इग्नोर कर चली जाती है। इसके बाद में शाओ जब घर आती है तो फिर वो एरिक से यानी कि रियलिटी में एबी से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे बड़े भाई को चुनने की कोशिश कर रही हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाई। लेकिन यहाँ पर एबी यानी कि एरिक बहुत स्मार्ट किड होता है तो उसे कहता है कि मम्मा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट को देख के जो कि शाह के घर पर आ जाता है और वो शाह से कहने लगता है कि देखो मुझे लगता है तुम्हें नीचे वाले फ्लोर पर जाकर रहना चाहिए, आखिर तुम कितनी कोशिश करोगी मेरे भाई के साथ में क्लोज रहने की। शाह कहते भाई तुम तो असिस्टेंट हो, असिस्टेंट बनने का काम करो, भाई का टैग क्यों दे रहे हो। तो फिर वो कहता है कि देखो मैं उसका भाई ही हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर उसका असिस्टेंट बनने का काम करता हूँ क्योंकि मैं इतना ट्रस्टवर्दी इंसान जो हूँ। शाह यहाँ पर सोचने लगती है कि इससे डिबेट कर तो कुछ मतलब नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर मैं अपने बेटे को ढूंढना हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है जैसे तुम बोलते वैसा मैं करने के लिए रेडी हूँ, मैं नीचे वाले जाकर फ्लोर पर रह लूँगी। फिर यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर देती है। दूसरा यहाँ पर हम एरिक को देखते हैं जो कि एबी के घर पर होता है एंड यहाँ पर वो इतने सारे होमवर्क देखकर शॉक हो जाता है और सोच लगता है कि आखिर कोई इतने छोटे से बच्चे को 1 घंटे के लिए इतने सारे होमवर्क करने के लिए कैसे दे सकता है। इतने में यहाँ पर उसकी टीचर्स आ जाती है जो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि हमने तुम्हें होमवर्क दिया था और तुम वो होमवर्क भी नहीं कर पाए, अभी के अभी अपना हाथ आगे लाओ। यहाँ पर एरिक समझ जाता है कि लगता है ये दोनों टीचर्स मेरे भाई को बुली किया करते थे, लेकिन यहाँ पर मैं उन्हें अभी बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंड यहाँ पर वो उन्हें उल्टे जवाब देने लगता है। टीचर्स यहाँ पर सोच लगती कि अच्छा अब तुम्हारी जबान वापस आ गई जब तुम्हें उल्टी सीधी बातें बोलनी थी। एंड यहाँ पर वो गुस्से में आकर उसे छड़ी से मारने वाली थी कि दूसरे हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि एरिक को मास्क पहनाई हुई थी। एंड यहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं जहाँ पे वो सोचने लगता है यानी कि लीन सोचने लगता है कि आखिर ये जा कहाँ रही है। एंड यहाँ पर शाह लीन के सामने मुंह बनाकर नीचे की ओर चली जाती है। लीन बोलता है कि ये ऐसा करके क्यों गई है तो असिस्टेंट बोलने लगता है कि वो एक्चुअली मैंने उसे कहा था नीचे वाले कमरे में जाने के लिए क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वो ये वाले कमरे में रहकर आपसे क्लोज होने की कोशिश कर रही है और आप यही तो चाहते थे। लीन उसे बोलता है कि क्या मैंने ऑर्डर दिया था ये सब करने का। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, मैंने आपकी मन की बात को पढ़ लिया है। लीन कहता है कि अब बस करो, अब से मेरी मन की बात बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
एंड उसके असिस्टेंट को लगने लगता है मेरे बॉस को कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया। एंड दोस्तों यहाँ पर लिन आ जाता है उस कमरे के अंदर जहाँ पर वो टीचर को देखता है कि वो एबी को यानी कि एरिक को मारने वाले थे। एंड यहाँ पर एरिक चला जाता है अपने डैडी के पास में और कहने लगता है कि टीचर से प्लीज़ कहिए ना मुझे मारा ना करे, मुझे बहुत दर्द होता है। यहाँ पे टीचर्स भावने बहाना मारने लगते कि हम इसे मार नहीं रहे, हम तो बस इसे डरा रहे ताकि हम इसे डिसिप्लिन कर पाए। तो फिर लिन कहते हैं कि डिसिप्लिन करने के लिए हाथ उठाने की क्या ज़रूरत है, तुम उसे मुँह से बोलकर समझा भी सकती हो। तो फिर बाद में यहाँ पर एरिक बोलने लगता है कि नहीं, इन्होंने सच में मुझे बहुत मारा है, आप मेरे हाथों पर निशान भी देख सकते हो और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। इन्होंने मुझे सुबह से खाने के लिए मना किया था तो फिर मैंने खाया भी नहीं है और बार बार ये लोग मुझे स्टूपिड कहने लगते रहे और बोलते हैं कि मेरी तो मम्मा ही नहीं है, मेरी मम्मा तो कब का मुझे छोड़कर चली गई है। लिन को यहाँ पर बड़ा गुस्सा आ जाता है तो वो सभी गार्ड्स को बुलाता है और दोनों को वहाँ से निकलवा देता है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों माफ़ी तो मांगते लेकिन लिन किसी की भी बात नहीं सुनता। इसके बाद में यहाँ पर लिन सोचने लगता है कि मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ हो रहा था और मुझे पता भी नहीं चला। असिस्टेंट कहने लगता है कि मुझे शाव ने ऊपर कहा था कि यहाँ पर कुछ तो चल रहा है और उसने मुझे इस चीज़ का इशारा किया था, लगता है शाव की बात सच निकली। फिर यहाँ पर लिन बोलने लगता है तो तुमने उन्हें यहाँ पर जानबूझकर नीचे भेजा है और उनके साथ गलत किया है। एरिक यहाँ पर डैडी से कहने लगता है कि डैडी आपसे गलती हुई है तो आपको नहीं लगता आपको जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। एंड यहाँ पर एरिक को ये बड़ा अच्छा मौका मिलता है जहाँ पर उसकी मम्मा पापा क्लोज हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर वो नीचे कैफे एरिया में चला जाता है शाह से माफ़ी मांगने के लिए। यहाँ पर वो शाह से माफ़ी मांगने लगता है, साथ साथ असिस्टेंट भी यहाँ पर माफ़ी मांगता है लेकिन शाह बोलती है कि ठीक है मैं माफ़ करने के लिए रेडी हूँ लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। एंड यहाँ पर वो उन्हें बैठने के लिए कहती है, जहाँ पर असिस्टेंट बैठते तो शाह उसको देखने लगती है। असिस्टेंट माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। मन ही मन यहाँ पर लिन सोचने लगता है कि क्या पता मेरा हैंडसम फेस देखकर ये मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोले। तो वो यहाँ पर शाह से कहती है कि प्लीज़, और उसे लगता है कि अब ये बोलेगी अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए। लेकिन शाह यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर लिन के पास बहुत पावर है तो फिर वो मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकता है। एंड यहाँ पर वो उसे कह देती है, जहाँ पर लिन के मुँह से तब पानी निकल जाता है और वो कहता है कि ये रिक्वेस्ट है तुम्हारी। शाह कहते हैं कि हाँ, तुम क्या सोच रहे थे। एंड यहाँ पर लिन कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। इसके बाद में यहाँ पर वो सोचने लगता है कि क्या पता वो बस एक बहाना दे रही हो और ये एक तरीका हो मुझसे क्लोज करने का। तो फिर यहाँ पर शाह से उसका नंबर मांगने लगती है एंड वो उसे उसका कार्ड ही देता है। फिर बाद में वो लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं एंड शाह उसे टेक्स्ट करती है कि मेरा बेबी फिलहाल सो रहा है, वो जैसे उठेगा मैं उसकी फ़ोटो आपको भेज दूँगी। यहाँ पर बाद में लीनो से बात करते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है एंड एरिक ये देख लेता है तो यहाँ पे वो उसे बोल लेता है कि क्या आप वो ब्यूटीफुल आंटी से बात कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर लिन शर्माने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर एरिक जाकर एबी को अपने वॉच से मैसेज भेज देता है कि मम्मा के फ़ोन से अभी अभी डाडा को टेक्स्ट करो उस रूम में आने के लिए। एंड यहाँ पर एबी सेम काम करता है। दूसरा यहाँ पर लिन ये टेक्स्ट देकर शॉक हो जाता है। असिस्टेंट बोलने लगता है कि तुम समझ रहे हो कि आखिर वो तुम्हें इतनी रात को अपने रूम में क्यों बुला रही है। यहाँ पर वो रूम में बड़ी खुशी खुशी जाता है जहाँ पर डोर अनलॉक होता है। फिर जैसे यहाँ पर वो अंदर आता है वो शाह को देखता है एंड वो उसे वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पर उम्मीद कायम रखूंगा। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन शाह यहाँ पर उसे धक्का मारते हुए कहते कि तुम करना क्या चाहते हो। वो कहता है कि तुमने तो मुझे टेक्स्ट किया था। शाह बोलते कि मैंने तुम्हें कुछ टेक्स्ट नहीं किया था और तू मेरे घर के अंदर कैसा है, मेरा घर तो लॉक था। तो बोलना था कि नहीं, तुम्हारा घर अनलॉक था, इस वजह से मैं यहाँ पर अंदर घुस पाया हूँ। दूसरा यहाँ पर शाह बोलते कि ठीक है, मैं अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करती हूँ, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर सीसीटीवी जैसी वो ओपन करती है, घर के बाहर दो बच्चे खड़े होकर उनकी बातों को कान लगाकर सुन रहे होते हैं। एंड जैसे यहाँ पर वो दरवाज़ा खोलते हैं यहाँ पर उनके बच्चे होते हैं। लीन यहाँ पर एबी से कहता है कि अभी के अभी माफ़ी मांगो, लेकिन यहाँ पर शाह बोलते कि बच्चों से माफ़ी मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझ पर ऐसे लाइन मारोगे तो मैं तुम्हारी बन जाऊँगी, मैं तो तुम में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखती। तो फिर यहाँ पर लीन गुस्सा होकर एबी को लेकर वहाँ से चला जाता है, यानी कि एरिक को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो उसे यहाँ पर शाह एबी को यानी कि एरिक को अंदर बुला लेती है। यहाँ पर एरिक अपने डैडी से बोलता है कि क्या मम्मा को लेकर घर चल सकते हैं। तो फिर एबी के डैड यहाँ पर बोलने लगते कि बिल्कुल नहीं, हम हमारे घर जा रहे हैं, होटल का इंस्पेक्शन अब खत्म हो चुका है, मैं तो तुम्हें घर पर बताता हूँ। दूसरा यहाँ पर शाह भी एरिक को बोलने लगती है यानी कि एबी को कि तुम दोनों आखिर कब मिले। एबी यहाँ पर बोला था कि मैं तो बस चाहता था कि आप दोनों एक साथ जुड़ जाओ और मुझे डैडी मिल जाए। फिर यहाँ पर शाह को उसके बेटे के लिए बहुत बुरा लगने लगता है।
ए भी यहाँ पर कहता तो है कि क्यों ना आप उस अंकल को ही अपना हस्बैंड कंसिडर कर लो। फिर यहाँ पर शाह को वो टाइम याद आता है जहाँ पर उसने उसे वर्ल्ड के अगेंस्ट स्पिन किया था, लेकिन यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर सुबह हो जाती है जहाँ पर ए भी अपनी मम्मा के बाजू में होता है और मम्मी कहने लगता है कि मम्मा के साथ रहने में कितना अच्छा लगता है। इतने में इसकी मम्मा को कॉल आ जाता है उसके डैड का, जहाँ पर वो उसे कहता है कि अगर तुम अपने पहले बेटे के बारे में कुछ जानना चाहती हो तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो फिर शाह चली जाती है उससे मिलने के लिए एंड वैंग यहाँ पर यानी कि उसका डैड उसे बोलने लगता है कि देखो मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। शाह यहाँ पर सोचने लगती कि लगता है वो वापस मिस्टर मुँह से शादी करने के लिए बोलेगा, तो वो उसे कहती थी कि मैं शादी करने से साफ साफ मना कर रही हूँ। यहाँ पर उसके डैड बोलते कि ठीक है चलेगा, लेकिन एक एग्रीमेंट है जिसे तुम्हें साइन करना पड़ेगा और वो भी बिना पढ़े। शाह यहाँ पर उसे कहते कि मुझे एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है, तो उसका डैड उसे वो सारी चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पर बाद में शाह बोलने लगते कि क्या पता तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें मेरे बेटे के बारे में पता है और तुम मुझसे साइन करवा कर ले लो, फिर उसके बाद में मुझे धोखा दे दो। तो यहाँ पर उसका डैड एक फ़ोटो को बताता है जिसमें पीछे से उसका बड़ा बेटा दिख रहा था और कहने लगता कि यही तुम्हारा बड़ा बेटा है, तुम बस साइन कर दो और हम उसे तुम्हारा पता बता देंगे। एबीपी यहाँ पर इस फोटो को देखकर मन में कहने लगता है कि ये अंकल तो साफ साफ झूठ बोल रहे। फिर यहाँ पर शाह अपनी बेटी की फ़ोटो को देखकर इमोशनल हो जाती है एंड साइन करने के लिए रेडी हो जाती है। ए भी यहाँ पर उसे रोकता है, लेकिन उसकी मम्मा शाह उसे समझाने लगती है कि इस वजह से हम तुम्हारे बड़े भाई को ढूंढ पाएंगे, तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर वो साइन करने जाती है ए भी उसके ऊपर कॉफ़ी फेंक देता है, तो फिर वो अंकल गुस्सा हो जाते हैं और ए भी को थप्पड़ मारने वाले थे, लेकिन यहाँ पर शाह उसे रोक देती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कम से कम वो तुम्हारा ग्रैंडसन है, उसे एटलीस्ट ग्रैंडसन तो कंसिडर कर लो, और एक छोटे से बच्चे को थप्पड़ मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तो फिर उसका डैड बोलते कोई बात नहीं, मेरे पास एक और एग्रीमेंट है। लेकिन यहाँ पर वापस से ए भी अपने मम्मा को वो एग्रीमेंट साइन करने से मना करता है और कहता है कि मुझे मेरे भाई के बारे में पता है, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलूँगा। डैड यहाँ पर कहने लगते कि छोटे बच्चे को क्या ही पता होगा, लेकिन शाह को अपने बेटे पर पूरा भरोसा आता है। तो फिर यहाँ पर से वो ए भी को लेकर चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर ए भी उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है। शाह यहाँ पर सोचने लगती है लेकिन यहाँ पर तो वो फैमिली रहती है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को ये घर थोड़ा सा देखा देखा से लग रहा है। ए भी बोलता है कि डैडी और भैया दोनों के दोनों इसी के अंदर है। फिर यहाँ पर जैसे वो लोग जाने लगते हैं दूसरों, यहाँ पर डेजी अपनी मम्मा के साथ में आ जाती है, जहाँ पर वो लोग उससे पूछने लगते कि आखिर तुम अंदर क्या करने जा रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेड का जॉब कर सकोगी? तो नहीं, तुम यहाँ पर छोटी से छोटी मेड का जॉब भी नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम हो ही ऐसी लड़की। यहाँ पर शाह बोलने लगती कि देखिए मुझे आप दोनों के साथ में डिबेट नहीं करनी है, तो प्लीज़ मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन वापस से यहाँ पर वो आंटी उसे रोक लेती है, जहाँ पर वो उसे बुरा भला कहने लगती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस बच्चे के साथ अंदर जाओगी और वो तुम पर फिदा हो जाएगा और तुमसे शादी कर लेगा और बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगा? तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है लीन ने यहाँ पर मेरी डेजी को खुद ब खुद इन्वाइट किया है। तो फिर शाह बोलती कि ठीक है ना, खुद ब खुद भी अंदर जाइए, मैंने कहाँ पर आपको अंदर जाने से रोका है। और आप मेरे बारे में बात कर रहे हो कि मुझे मेड का जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको मेड का जॉब पक्का मिलेगा क्योंकि आप दोनों के दोनों मेड के जैसी जो दिखती हो। फिर यहाँ पर उसकी मॉम को भी गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर ए भी कहता है कि मम्मा मैं आपको अंदर लेकर जा सकता हूँ। यहाँ पर हम बॉडी गार्ड को देखते हैं जो कि ए भी को देखता है और कहता है कि ये औरत के साथ ये यंग मास्टर क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो अंदर देखता है तो उसे एक और यंग मास्टर दिखता है और यहाँ पर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। दूसरी आंटी यहाँ पर शाह को बोलने लगती कि अरे वाह, तुम्हारे बेटे के अंदर तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, उसे लगता है कि वो इतने बड़े पैलेस में तुम्हें लेकर जाएगा, जाओ जाओ अच्छे से अंदर जाना। वो यहाँ पर ए भी कहते हैं कि मम्मा आज मुझ पर भरोसा कर सकती हो। यहाँ पर डेजी उसके बेटे को लेकर और उसके फादर को लेकर बुरी बुरी बातें करती है और कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारा फादर एक गैंगस्टर था। और यहाँ पर ए भी नर्वस होने लगता है, जहाँ पर उसके हाथ शेक होते हैं एंड शाह कहते हैं कि बेटा तुम इनकी बात तुम्हें बताओ, ये बस बुरे लोग हैं, हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड ए भी यहाँ पर डेजी से कह देता है कि मेरे डैड एक गैंगस्टर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अचानक से एबी को चक्कर आ जाता है, जहाँ पर वो गिर जाता है। तो फिर शाह चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगने लगती है एंड डेजी को गुस्सा आ जाता है। साथ साथ वो आंटी यहाँ पर शाह को पकड़ भी लेती है। तेजी जोर से वो पत्थर उठाकर शाह के सर पर मार दे लगती है एंड यहाँ पर शाह अपने बेबी को बचा लेती है। इतने में यहाँ पर आ जाता है लीन, जो कि डेजी पर चिल्लाने लगता है एंड यहाँ पर वो एबी की फेस को देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग फटाक से उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। साथ साथ यहाँ पर सभी गार्ड्स आ जाते हैं तो डेजी को पकड़ लेते हैं। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट डेजी पर गुस्सा होकर बोलने लगता है कि तुम्हें पता भी है तुमने किसके ऊपर वार करने की कोशिश की है। डेजी कहती है कि वो मामूली सा तो बच्चा था, लेकिन वो असिस्टेंट कहता है कि वो हमारे यंग मास्टर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और तो यहाँ पर वो उसे भी थप्पड़ मार देता है।
इसके बाद में यहाँ पर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कह रहे थे कि कोई बात नहीं, इसमें ग्लूकोज की कमी आ गई थी, तो कुछ समय बाद यहाँ पर यंग मास्टर उठ जाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि कहीं तुम्हें सर पर पेन तो नहीं हो रहा, तुमने यहाँ पर उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की है। शाह कहते कि नहीं, मैं बस चाहती हूँ वो जल्दी से उठ जाए। फिर बाद में लीन यहाँ पर उसे कहता है कि मेरी बेटी की जान बचाने के लिए शुक्रिया। शाह कहते कि तुम्हारा बेटा, एंड मन में यहाँ पर वो सोचने लगते कि लगता है इसका बेटा भी मेरे जैसा दिखता हो। तो बोलता है कि हाँ, ये मेरा ही तो बेटा है। तो वो उससे पूछते कि क्या ये तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है। यहाँ पर लीन को उसका पूछा हुआ क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो शाह यहाँ पर कहते कि नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके बेटे को इतना चोट लगा है तो इसकी मम्मा कहाँ पर है। जहाँ पर बाद में लीन उसकी मम्मा की बात को सोचकर कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो जाता है, एंड शाह कहते कि इसकी मम्मा नहीं है। लीन यहाँ पर स्टोरी बता नहीं जाता कि इतने में वहाँ पर उसका सिर आ जाता है, जो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि डेज़ी ऐसी लड़की निकलेगी। अगर मुझे उसके बारे में पहले से पता होता तो मैं उससे यंग मास्टर के करीब कभी भी नहीं आने देता और उसे हमेशा जेल की ओर ही रखता। यहाँ पर लीन उसे काम डाउन करता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह वापस से मदर के बारे में पूछने लगती है और यहाँ पर वापस से वो नर्वस हो जाता है। तो फिर शाह पूछती है कि आखिर उस रात क्या हुआ था जिस वजह से उसकी मम्मा प्रेग्नेंट हो गई थी। यहाँ पर लीन स्टोरी बताने जाता है, लेकिन असिस्टेंट टोक देता है और कहता है कि इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि उस रात क्या हुआ था, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट शाह को कुछ पता चलने ही नहीं देता, एंड शाह यहाँ पर सोचने लगती है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि ये मेरा बेटा है तो फिर क्या पता कि गुस्से में आकर मेरे बेटे को और मुझे वापस से अब्रॉड भेज दे। एंड यहाँ पर शाह से कहती है कोई बात नहीं, एंड इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगता है कि मैं बता रहा हूँ ना उसे तुम पसंद हो और वो तुम्हें लाइक करती है। तो फिर इन कहता है कि ये सारी बातों को छोड़ो, क्या तुमने डेज़ी को और उस वीट के साथ में क्या किया। असिस्टेंट बोलने लगता है कि ऑब्वियसली मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। फिर बाद में यहाँ पर वो कहता है कि एक डॉक्टर है जो कि अब्रॉड से वापस आ गए, जिनका इलाज हमें करवाना होगा और हमारी ग्रैंडमा का भी। तो फिर उनसे कहिएगा कि हमारी ग्रैंडमा से आकर एक बार मिलकर चली जाए। एंड यहाँ पर असिस्टेंट अपने काम के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी घर पर होती है, जहाँ पर वो अपने डैड के साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी। इतने में असिस्टेंट आकर उन्हें बताने लगती कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। फिर यहाँ पर डेज़ी घबरा जाती है और अपने डैड को सब कुछ बता देती है। एंड यहाँ पर उसके प्यारे डैड गुस्से में आकर उसे सीधा थप्पड़ ही मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम को बिगाड़ने की। इसके बाद में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जहाँ पर उसका बेटा एरिक उसे बोलने लगता है कि देखा मम्मा, मैंने आपको फर्स्ट डे पे कहा था कि मुझे किडनैप करने वाले सू फैमिली नहीं बल्कि वो अंकल थे और मैं उनके साथ ही था और मैंने अपने ट्विन ब्रदर को भी देखा था। शाह कहने लगते कि हाँ, मुझे तुम्हारी बातों को पहले ही मान लेना चाहिए था। इसके बाद वो कहते कि आप चाहो तो मैं अपने ब्रदर को वीसी भी कर सकता हूँ, यानी कि वीडियो कॉल। और आपको पता है कि मेरे ब्रदर को ऑटिज्म है और आप दुनिया के सबसे फेमस फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो क्यों ना आप मेरे भाई को ठीक कर दो। तो फिर यहाँ पर शाह एबी को वीडियो कॉल करने के लिए बोलती है, जहाँ पर एरिक उसे वीडियो कॉल कर लेता है। एबी यहाँ पर बात करने लगता है। इतने में यहाँ पर लीना कर एबी से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। एंड फटाक से यहाँ पर शाह एरिक को छुपा देती है, जहाँ पर वो देखता है कि वो तो शाह के साथ बात कर रही है। फिर बाद में शाह कहने लगती है कि मैं सोच रही थी क्यों ना तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा मिलकर मूवी के लिए जाए। लीन को लगता है कि शायद से वो इनडायरेक्टली मेरे साथ मूवी पर जाने लगती है और जाना चाहती है, इसलिए यहाँ पर वो उसे हाँ कह देता है। इसके बाद में यहाँ पर वो मूवी थिएटर के यहाँ पर खड़े होकर पॉपकॉर्न खरीदने लगता है और सोचता है कि मैं यहाँ के सभी पॉपकॉर्न खरीद लूँगा, जहाँ पर शाह मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। शाह यहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने इतने सारे पॉपकॉर्न क्यों लिए। और यहाँ पर एक एक कर वो उसे देने लगता है और कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और उससे पूछता है कि आखिर इतनी गर्मी के टाइम में तुमने अपने बेटे को मास्क क्यों पहना कर रखा है। वो उसका मास्क हटाने ही वाला था कि ए भी यहाँ पर बीच में आ जाता है और अपने भाई को लेकर अंदर चला जाता है। शाह यहाँ पर मूवी नहीं देख रही थी, सिर्फ और सिर्फ ए भी को देखे जा रही थी और कह रही थी कि मेरा बेटा दोनों के दोनों एकदम सेम दिखते हैं और दोनों के दोनों कितने प्यारे हैं। दूर से यहाँ पर लीन उसे देखते हुए देख रहा था और लीन को लगने लगता है कि कब से वो मुझे देखे ही जा रही है। लगता वो मेरे ब्यूटी और हैंडसमनेस के पीछे पड़ गई है और धीरे धीरे मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर मूवी में किसिंग सीन आता है, जहाँ पर वो दोनों अपने बच्चों की आंखें बंद करने लगते हैं एंड दोनों के हाथ टच होते हैं, जहाँ पर तो उन दोनों के पेट में बटरफ्लाइज भी आ जाते हैं। इसके बाद में मूवी खत्म हो जाती है। वो लोग जब बाहर निकलते हैं तो शाह यहाँ पर एबी को एक बुक के बारे में बताती है एंड कहते हैं कि प्लीज़ तुम इसकी स्टोरी पढ़कर मम्मा को ज़रूर सुनाना। दूसरा यहाँ पर एरिक होता है जो कि एक बर्गर के स्क्रंची को देख रहा था। तो फिर यहाँ पर वो उसके डैडी बोलने लगते हैं
कि ठीक है, मैं तुम्हें दिला सकता हूँ अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। तो आखिर तुम्हारे डैड कौन है? तो फिर एरिक बोल देता है कि मुझे मेरे डैड नहीं पता। वो कहता है कि क्यों, तुम्हारी मम्मा ने कभी कुछ डैड के बारे में बताया तो होगा ना? एरिक कहता है कि नहीं, मुझे बस इतना पता है कि जिस दिन मैं बॉर्न हुआ था उसी दिन मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए थे एंड मुझे उनका नाम भी नहीं पता था। तो फिर यहाँ पर उसे बुरा लगने लगता है। एरिक बोलता है कि हाँ, मैं मेरी डैडी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि डैडा और मम्मा दोनों एक साथ मिलकर रहने लगे। ये बात सुनकर उसके रियल डैडी यानी कि लिन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लिन को पता ही नहीं होता ना कि वही उसका डैडी है। फिर यहाँ पर वो उस बर्गर की स्कंची को रख देता है और बाद में एरिक बोलता है कि आप ये टॉय मुझे दिलाओगी नहीं, मैंने आपके सारे क्वेश्चन को आंसर किया। तो फिर लिन बोलने लगता है कि क्यों, तुम्हें तुम्हारा डैडी ज़्यादा पसंद है ना, तो जाओ जाकर उनसे इस टॉय को मांग लेना। मन में एरिक बोलने लगता है कि तुम्हें तो मेरे फादर हो। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों बहाना मारकर वॉशरूम चले जाते हैं ताकि वो लोग कपड़े बदल सके और अपने आप को स्विच कर सके। जैसे वो लोग यहाँ पर बाहर आते हैं, लिन को असिस्टेंट की ओर से कॉल आ जाता है जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पर शॉ एबी से पूछती है तो एबी भी उसे ग्रैंडमा के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं ग्रैंडमा को देखने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर भी गिव अप कर चुके होते हैं एंड कहते हैं कि यूरोप से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभी अभी चाइना में आया है, तो फिर आपको उनके साथ ही कांटेक्ट करना होगा एंड मुझे लगता है कि वो ही इसे बचा सकती है। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट माफ़ी मांगते हुए लिन से कहने लगता है कि मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो तो मुझे मिल ही नहीं रही है। इतने में यहाँ पर आ जाती है शॉ, जहाँ पर वो उनसे कहने लगती है कि मैं ग्रैंडमा की जान को बचा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स और साथ ही साथ उसका असिस्टेंट उस पर भरोसा नहीं कर रहे होता है। लेकिन यहाँ पर लीन से कहते कि प्लीज़ एक बार बस मुझ पर भरोसा कर देखो, मैं तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होने बिल्कुल नहीं दूंगी। असिस्टेंट यहाँ पर कहने लगता है कि अगर ग्रैंडमा को कुछ हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी देने के रेडी हो? एंड शाह यहाँ पर हाँ बोल देती है। तो फिर लीन यहाँ पर वो निडल वाले पिंस को मंगा लेता है, जहाँ पर शाह अपना ट्रीटमेंट करना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी ग्रैंडमा होश में नहीं आती और असिस्टेंट कहता है कि अब क्या तुम कहना चाहोगी? शाह कहते हैं कि ज़रा 5-10 मिनट रुक के देखोगे, उसके बाद अपना मुँह खोलना। और यहाँ पर ग्रैंडमा होश में आ जाने लगती है, जहाँ पर डॉक्टर्स जब ग्रैंडमा को चेक करते हैं तो ग्रैंडमा की जो हेल्थ होती है वो और भी ज़्यादा बेटर हो गई थी एंड डॉक्टर्स इस चीज़ को एक मेरेकल समझने लगते हैं। एंड लीन यहाँ पर शाह को थैंक यू बोलता है। शाह कहते हैं कोई बात नहीं, बस फ्यूचर में मेरा कुछ काम कर देना तो हम इक्वलाइज हो जाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लीन को, जहाँ पर वो एरिक को पढ़ा रहा होता है एंड एरिक को यहाँ पर एक भी पोइट्री नहीं आ रही थी, तो लीन उसे समझाने लगता है, उसे सिखाने लगता है, जहाँ पर एरिक भी तंग हो जाता है एंड लीन उसे सिखाते सिखाते तो उसका ब्लड टेस्ट भी हाई हो जाता है। लेकिन दूसरा हम यहाँ पर एबी को देखते जो अपनी मम्मा के साथ में मज़े से पेस्ट्री खा रहा होता है, बाहर गन फाइट कर रहा होता है एंड एकदम मज़े से रह रहा था। लेकिन यहाँ पर एरिक की हालत ख़राब हो चुकी थी, उसके डैड की भी, जहाँ पर वो उसे पढ़ा पढ़ा कर थक चुके थे। लेकिन एरिक को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। वो यहाँ पर उसके डैड खुद ही बेहोश हो जाते हैं, जहाँ पर एरिक अपने वॉच से अपने भाई को और मम्मा को टेक्स्ट कर देता है कि प्लीज़ यहाँ पर आकर मुझे बचा लीजिए। वह यहाँ पर धीरे धीरे चुपके चुपके से उसकी मम्मा और भाई आ जाते हैं उसको लेने के लिए, जहाँ पर वो लोग अपने कपड़े भी एक्सचेंज कर लेते हैं एंड फटाक से यहाँ पर लीन भी आ जाता है, जहाँ पर उन तीनों को साथ में देखता है तो एरिक बड़ी चालाकी से मास्क पहन लेता है एंड एबी को अपने डैड के हवाले कर देता है। यहाँ पर लीन शाह से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलने का इतना मन था तो फिर खुद ब खुद मुझे यहाँ पर बुला लेती, छुप छुप के यहाँ पर मुझे देखने की क्या ज़रूरत थी। शाह यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि इसे क्यों लगता है कि ये दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान और सभी लोग इसे ही देखने आते हैं। लेकिन यहाँ पर शाह बहाने मारकर वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर शाह मिल लेती है लीन से और पूछती कि आखिर तुम्हारा बेटा कहाँ है? तुमने कहा कि तुम्हारे बेटे को मुझसे कुछ बात करनी है। लीन बहाने मारकर कहने लगता है कि एक्चुअली मुझे कहीं इंपॉर्टेंट जगह तुम्हें लेकर जाना था इस वजह से, लेकिन शाह जाने से मना कर देती है। तो फिर लीन कहता है कि ठीक है, कम से कम मेरी बातों को सुन लो। एंड यहाँ पर लीन बड़ी इमोशन में आकर कहने लगता है कि मेरा बेटा बचपन से बिना मदर के रहा है और उसकी मॉम ने उसे तभी छोड़ दिया था जब उसने उसे जन्म दिया था और यहाँ पर उसे माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। इसलिए मैं सोचा था कि अगर तुम मेरे बेटे की माँ बनने के लिए रेडी हो तो फिर मैं तुम्हारे बेटे का भी डैड बन जाऊँगा एंड हम दोनों को एक फैमिली मिल जाएगी। शाह कहते हैं कि ठीक है, मैं सोचूंगी। एंड यहाँ पर लीन उसे एक बहुत प्यारी जगह पर ले जाता है जो कि एक कैंपिंग वाली जगह होती है एंड यहाँ पर शाह को वो तारे भी दिखाने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर बैठकर वो लोग ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर अपनी फीलिंग
के बारे में लीन साफ साफ बता देता है कि देखो, मैं तुम्हें प्यार तो नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ या मेरा बेटा तुम्हारे साथ होता है तब मुझे बड़ा सेफ फील होता है, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। एंड शाम यहाँ पर सोचने लगती कि आखिर मैं ऐसे क्या ही जवाब दे सकती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो पूछते कि आखिर तुम्हारे बेटे को ऑटिज्म कब से हुआ, जब से वो बॉर्न हुआ था या फिर किसी इंसिडेंट की वजह से। तो फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि बहुत साल पहले की बात है जहाँ पर किसी ने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया था और उसने हमारे बेटे पर बहुत टॉर्चर वाली चीज़ें इस्तेमाल की थी, जिस वजह से हमारा बेटा बहुत डर गया था। इस वजह से एबी तब से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत बातें करता है, पूरी बात वो साफ साफ नहीं बोल पाता। फिर बाद में यहाँ पर दोनों कुछ ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पर शार्लीन के ऊपर चढ़ जाती है और तो यहाँ पर वो उसके बारे में उससे बुरी बुरी बातें करती है और साथ ही साथ में यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस भी हो जाता है। इसके बाद में सुबह हो जाती है जहाँ पर शाह का सर दुख रहा था एंड वो उठती है। ए भी यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि डैड आपको लेकर घर पे आए थे। इसके बाद में यहाँ पर शाह को धीरे धीरे चीज़ें याद आने लगती है, जहाँ पर उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। यहाँ पर ए भी उसे बोलने लगता है कि आखिर आपके बीच और डैड के बीच में कुछ हुआ था क्या, डैड कुछ ज़्यादा ही शाय फील कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मा शाह टॉपिक को सीधा चेंज कर देती है। दूसरा यहाँ पर वो एबी को लेकर चली जाती है ग्रेवयार्ड में उससे ग्रैंड माँ से मिलाने के लिए, यानी कि शाह की मम्मा से। और यहाँ पर वो अपनी मम्मा को अपने बड़े बेटे को दिखाने लगती है और कहती है कि आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे बेटे पर बनाए रखना। लेकिन इतने में उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं, साथ साथ डेज़ी भी उसके साथ आई होती है। एंड डेज़ी उसे बोलने लगती है कि देखो, मुझे पता लग रहा है कि तुम धीरे धीरे लीन से होने की कोशिश कर रही हो, यानी कि उसे क्लोज होने की, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि अगर लीन के साथ कोई रहेगा तो वो मैं हूँ। साथ साथ यहाँ पर उसके डैड भी यहाँ पर शाह को वार्निंग देने लगते। तो फिर शाह कहते कि अगर तुम दोनों को लीन इतना पसंद है तो उसके पास जाकर उसे परस्यू करो ना, तुम दोनों यहाँ पर मेरे बीच में क्यों आ रहे हो। यहाँ पर उसके डैड से बोलते कि देखो कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मॉम का कॉफिन यहाँ पर ही है, मैं तुम्हारे पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकता हूँ और तुम्हारी मॉम की कॉफिन को भी यहाँ से हटवा सकता हूँ। और यहाँ पर वो शाह को धमकी देता है, लेकिन इतने में लीन आकर उसे धमकी देने लगता है कि वापस से अगर शाह को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो इस बार तुम्हारी फैक्ट्री और तो तुम्हारी कंपनी दोनों के दोनों पूरी तरीके से डूब जाएगी। फिर यहाँ पर वो दोनों के सामने शाह को एक वेडिंग रिंग के साथ में प्रपोज करने लगता है, जहाँ पर शाह खुद पर खुद शौक हो जाती है। डेज़ी यहाँ पर इनको समझाने लगती है प्लीज़ तुम शाह की बातें बताओ, ये बहुत बड़ी झूठी है, मैं तुम्हारे फियांसे होने का हक चाहती हूँ ना कि लड़की। लेकिन यहाँ पर लीन से चुप करवा देता है एंड यहाँ पर रिंग निकाल कर वो शाह को पहना देता है, लेकिन शाह यहाँ पर उसे कुछ जवाब ही नहीं देती। इसके बाद में वो अंकल और डेज़ी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लीन एबी का मास्क उतार देता है। शाह को लगता है कि अब तो मेरा भांडा फूट ही गया है और मुझे इसे सब कुछ बताना होगा। एंड यहाँ पर जैसे वो लीन का स्टोरी बताने जाते हैं, लीन यहाँ पर कहने लगता है कि एबी तुम घर से भाग गए थे ना, मैं तुम्हें सुबह से घर पर ढूंढ रहा, लेकिन तुम मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तुम्हें क्या लगा तुम मास्क लगा लोगे, डैडी तुम्हें पहचानेगा नहीं। एंड यहाँ पर शाह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अभी तक उसके हस्बैंड यानी कि लीन को कुछ पता ही नहीं होता। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ में बैठा होता है, साथ साथ एबी भी उसके साथ था। एंड यहाँ पर लीन असिस्टेंट से कह देता है कि शाह के लिए एक प्रीटी सा ड्रेस बनवा दो और उसे भिजवा देना ताकि वो ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में ये पहनकर आ सके। इसके बाद में यहाँ पर शाह को वो ड्रेस मिल जाती है जिस पर लिखा होता है कि फियांसे आप प्लीज़ ये ड्रेस पहनकर ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आ जाना। यहाँ पर शाह मन ही मन हंसकर कहने लगती है कि मैंने इसे अभी तक हाँ नहीं बोला है और ये मुझे फियांसे क्यों समझ रहा है। इसके बाद में शाह यहाँ पर सोचने लगती है कि ग्रैंडमा का बर्थडे और मैं से खाली हाथ नहीं जा सकती, तो वो अपनी फैक्ट्री में जाकर वो स्पेशल मेडिसिन को मंगवा लेती है, जहाँ पर उसका स्टाफ उस मेडिसिन को देता तो है लेकिन डेज़ी आकर उसे छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा है और स्पेशली डॉक्टर एंजल ने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो फिर शाह कहते कि मैंने मंगवाया था तो चुपचाप इसे मुझे वापस कर दो। तो फिर डेज़ी कहते कि बिल्कुल नहीं, अभी से मैं खरीदने वाली हूँ। शाह कहते कि मैं इसका प्राइस दुगना दूंगी। तो फिर डेज़ी कहते कि ठीक है, मैं इसका प्राइस 3 टाइम्स दूंगी। यहाँ पर वो स्टाफ सोचने लगता है कि आखिर मैडम इसका प्राइस बढ़ाती क्यों जा रही है, मैडम ही तो इस कंपनी की ओनर है। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर एंजल कोई और नहीं बल्कि शाह ही होती है। फिर यहाँ पर शाह कहते कि मैं 4 टाइम्स पे करूँगी एंड डेज़ी कहते कि ठीक है मैं 5 टाइम्स पे करूँगी। एंड यहाँ पर शाह बोलते कि ठीक है तुम ही ले लो अगर तुम इतना ज़्यादा प्राइस पे कर रही हो तो।
फिर यहाँ पर कार्ड स्वाइप कर कर वो कार्ड और मेडिसिन वो दे देता है डेजी को, जहाँ पर वो स्टाफ उसे बोलने लगता है कि मैम आप तो बड़ी स्मार्ट निकली, आपने इसे तो इंटू 5 के प्राइस से बेच दिया, जहाँ पर एक ही प्रोडक्ट से हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। इसके बाद में यहाँ पर उनसे इवेंट में देखते हैं जहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली शाह रेडी होकर चली जाती है एंड सभी लोग यहाँ पर शाह को मिस्टर लीन की फियांसे समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इतने में डेजी आकर सभी से कहती है कि अपनी गलत फैमिलियाँ दूर करो, ये उसकी फियांसे हो ही नहीं सकती है। शाह से कहती है कि देखो आज के दिन अच्छा है और मैं तुम्हारे साथ झगड़ कर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर डेजी यहीं पर रुकते नहीं है, यहाँ पर वो शाह के बारे में बुराइयां करना शुरू ही कर देती है। लेकिन यहाँ पर शाह से भी कन्फ्रंट करती है, पर डेजी इतनी चालाक होती है कि सभी लोग यहाँ पर डेजी पर विश्वास करने लगते हैं। इतने में होस्ट आकर अनाउंस करने लगता है कि मिस्टर लीन यहाँ पर आ रहे हैं एंड वो आज अपने स्पेशल गेस्ट और फियांसे के साथ में डांस करने वाले हैं। डेजी यहाँ पर आगे बढ़ती ताकि लीन उसे चूज़ कर ले, लेकिन यहाँ पर लीन चूज़ करता है शाह को एंड सभी को विश्वास हो जाता है कि शाह ही उसकी होने वाली फियांसे। इसके बाद में उसके साथ वो डांस करता है एंड डांस करते करते वो उसकी बहुत सारी तारीफ भी करने लगता है। लेकिन शाह को मन में एक ही बात खटक रही होती है कि क्या पता वो मेरे बेटे को रिजेक्ट कर ले और सिर्फ अपने बेटे को एक्सेप्ट करने के लिए कहे, और मुझे याद भी नहीं कि आखिर में प्रेग्नेंट कैसी हुई थी। फिर इसके बाद में दूसरा हम देखते हैं डेजी को, जो कि उससे ग्रैंडमा से कहने लगती है कि आप इस लड़की को देख रहे हो, आपका बेटा इसी लड़की से प्यार करता है जिसने किसी और के साथ नाइट्स बनकर अपने बेटे को जन्म दिया है। क्या आप ऐसे लड़की को अपने घर की बहू बना दोगी? वो यहाँ पर ग्रैंडमा चली जाती है शाह से बात करने के लिए, जहाँ पर वो उसके बेटे को देखते तो सोचने लगती है कि आखिर ये बच्चा मेरे ग्रेट ग्रैंडसन जैसा क्यों दिख रहा है। फिर यहाँ पर डेजी उसके बच्चे के बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगती है, जहाँ पर शाह गुस्से में आकर डेजी को मुंह बंद करने के लिए बोलती है एंड यहाँ पर ग्रैंडमा को वो शाह को लेकर और उसके बच्चे को लेकर भी सब कुछ झूठ बोलने लगती है एंड यहाँ पर ग्रैंडमा को डेजी के ऊपर विश्वास होने लगता है, जहाँ पर ग्रैंडमा गुस्से में उन दोनों को बाहर निकालने जाती है। डेजी यहाँ पर आगे आकर उसके बेटे से कहती है कि क्यों, जाओ जाकर अपने फादर को ढूंढ लो एंड यहाँ पर शाह को गुस्सा आता है, तो शाह गुस्से में आकर डेजी को थप्पड़ी मार देती है और कहती है खबरदार अगर मेरे बेटे से इस बदतमीजी के सामने बात की तुमने तो। फिर बाबा डेजी कहती है कि देखा ग्रैंडमा किस तरीके से यहाँ पर इस इवेंट को खराब करने की कोशिश कर रही है। ग्रैंडमा यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम तो बड़ी बदतमीज इंसान हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बदतमीजी के साथ डेजी से बात करोगी और यहाँ पर सबके सामने तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो, वो भी तुम्हारी गलती के लिए। यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाते हैं उन सभी को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर शाह ग्रैंडमा से बोल देती है कि आप मेरी बात को समझने के लिए रेडी ही नहीं हो और आप मेरे बेटे पर भी इंसाफ नहीं लगा सकती, आप जो चाहे मुझे बोल सकती हैं लेकिन मेरे बेटे को नहीं। फिर यहाँ पर एबी खुद ब खुद ही अपना मास्क उतारता है और उसे ग्रैंडमा बुलाता है एंड यहाँ पर डेजी कहती है कि देखा उसका बेटा कितना बदतमीज है, अभी भी आपको ग्रैंडमा बुला रहा है एंड ग्रैंडमा इस बात तो डेजी को थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो मेरा ग्रैंडसन है। इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है अपने एरिक को लेकर, यहाँ पर ग्रैंडमा कंफ्यूज हो जाती है। बाद में यहाँ पर लीन ग्रैंडमा को सब कुछ बताने लगता है, तो फिर बाद में वो कहती है कि देखो ये सब कुछ जो हो रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ शाह की वजह से हो रहा है एंड डेजी यहाँ पर सारा ब्लेम शाह पर डालती है। लेकिन लीन यहाँ पर डेजी को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है एंड गार्ड्स को बुलवाकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। दूर से यहाँ पर लीन शाह को रोकता है, लेकिन शाह यहाँ पर रोकने का नाम नहीं लेती और कहती है कि तुम्हें सच्चाई पहले से ही पता थी, लेकिन तुम भी एक बार भी मुझे ये बात बताना नहीं सोचा एंड गुस्से में आकर वो चली जाती है। उसे लग रहा था कि एरिक और एबी उसके पीछे आएंगे, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसके पीछे नहीं आते। साथ ही साथ यहाँ पर लीन भी अपने बच्चों को ढूंढने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह को कॉल आता है बैंक की तरफ से और उसका डैड यहाँ पर उसे 50 मिलियन के साथ बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सीक्रेट बता दूंगा कि आखिर तुम प्रेग्नेंट कैसी हुई। शाह यहाँ पर पैसों के साथ चली जाती है, जहाँ पर उसके डैड और डेजी मिलकर उसे सारी कहानी बताने लगते कि किस तरीके से वो लोग उसे एक इवेंट में लेकर गए थे और उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिस वजह से वो अपने होश और आवाज़ में नहीं थी एंड यहाँ पर उसे अमनेशिया हो गया था। इस वजह से उसे चीज़ें भी नहीं आती कि उस रात क्या क्या हुआ था एंड ये सब कुछ डेजी और उसके डैड का मिला जुला था, क्योंकि डेजी नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मा कहीं अनकंफर्टेबल जगह रहे, क्योंकि शाह किसी और की बेटी है ना एंड डेजी भी यहाँ पर शाह के साथ कॉम्पिटिशन थी, इसलिए डेजी ने यहाँ पर चला किसी शाह को उस घर से निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही शाह डेजी को पैसे देती है, डेजी पैसे चेक करती है, लेकिन वह सारे के सारे पैसे नकली होती है। वो यहाँ पर वो गार्ड से कहते कि अभी के अभी से मारकर यहाँ से बाहर निकलवा दो, लेकिन यहाँ पर शाह एक एक करके सभी गार्ड के साथ में फाइट करने लगती है। लेकिन यहाँ पर बॉडीगार्ड से बड़े चालाक होते हैं, जहाँ पर वो शाह को कैप्चर कर पकड़ लेते हैं।
यहाँ पर हमें डेज़ी बोलती कि अब तुम क्या करोगी, लेकिन इतने में ही लीन आ जाता है जो कि शाओ को छुड़ा लेता है। फिर यहाँ पे वो दोनों के दोनों मिलकर बॉडीगार्ड्स के साथ में लड़ने लगते हैं एंड यहाँ पे डैड और डॉटर यानी कि मिस्टर वैंग और डेज़ी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उसे वहाँ से भागने नहीं देते। फिर बाद में शाओ यहाँ पर डेज़ी से पूछने लगती कि ज़रा मुझे एक बात तो बताना, मुझे अच्छे से याद है मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दिया था और डॉक्टर ने कहा था कि एक बच्चा जिंदा नहीं बचा है, तो आखिर यहाँ पर तुमने इन दोनों बच्चों को स्विच कैसे किया। फिर यहाँ पर बाद में वो स्टोरी को बताने लगती है एंड कहती है कि असल में तुमने दो बच्चे को जन्म दिया था, जहाँ पर मैंने सोचा था कि एक बच्चे को लेकर मैं लीन के पास जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर लीन को देखकर मैं घबरा गई थी, तो मैंने उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया था एंड लीन ने उस बच्चे को ले लिया था, जहाँ पर लीन को लगने लगा कि तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हो और तुमने उसे धोखा दिया है, इस वजह से अब तक वो तुमसे नफरत करता आ रहा है। यहाँ पर लीन बॉडीगार्ड्स को बुलाता और उन दोनों को कहता है कि इस बार ये लोग चाइना में भी नहीं दिखने चाहिए, यानी कि उन दोनों को वो मर्डर करने वाला था। फिर बाद में यहाँ पर वो शाओ को मनाने लगता है और कहता है कि देखो मुझे पता चल गया था कि वो दोनों मेरे बच्चे, लेकिन मैं बार बार यही सोचे जा रहा था कि क्या पता तुम 5 साल पहले की तरह मुझे और मेरे बेटे को वापस छोड़कर चले जाओ। मेरा क्या है, मैं तो अपने आप को संभाल लूँगा, लेकिन ये भी बहुत छोटा है, मैं उसे रोता हुआ एंड वापस से उसका दिल टूटता हुआ नहीं देख सकता। यहाँ पर शाओ उसकी सिचुएशन को समझने लगती है और सोचती है कि ये सेम चीज़ तो वो खुद ही सोच रही थी, तो फिर यहाँ पर वो उसके ऊपर और कैसे गुस्सा हो सकती है। शाओ कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें चांस देने के लिए रेडी हूँ एंड यहाँ पर लीन से बोलने लगता है तो ठीक है कल जाकर हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। शाओ कहते हैं कि रुको ज़रा, मुझे मेरा ट्रायल पीरियड एक्सपीरियंस करने दो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए पहले मैं तुम्हें एक्सपीरियंस लूँगी और इसके बाद मैं शादी करूँगी। यहाँ पर इसमें भी खुश होता है, जहाँ पर वो उसे उठाकर लेकर जाने लगता है एंड इसी खुशी सीन के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।